इंजरी, आपको कैसे इंजरी हुई और कैसा क्या क्या दिक्कतें आई इंजरी? कभी राइट गाइडेंस नहीं मिली, कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं था कि रिकवरी की इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रेचिंग मोबिलिटीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। और स्पोर्ट्स जब दोबारा चालू करा तो काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी, तो मैंने प्रॉब्लम में भी 1-2 महीना खेला तो वो ग्रेड 1 से 2 हो गया था। मैंने पापा को बताया कि ये हो रहा है, तो उन्होंने MRI कराई आउट ऑफ कंसर्न कि कोई सीरियस चीज़ नहीं है। तो MRI कराई थी तो उसमें ग्रेड 2 टियर आया था। तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि क्या है क्या नहीं है, तो फाउंड दिस पेज डॉक्टर मनु बोरा। तो मैंने सोचा कि एक बार पापा विजिट कर लेते हैं, दिक्कत तो है ही पैर के अंदर। तो उन्होंने बताया कि सर्जरी वगैरह की ज़रूरत है वरना ये चीज़ें बढ़ जाएगी आगे। सो लक्ष्य, आप अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ और बताइए कि रिहेबिलिटेशन कितना मैटर करता है इन इंजरी और सर्जरी के बाद? अपने केस में देखा है, मेरे को ऐसा लगता है सर्जरी 10%, 90% इज रिहैब। हाय, आई एम डॉक्टर आस्था सिंह, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, थ्रेड फिजियो सेंटर। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल डॉक्टर मनु बोरा ACL एक्सपर्ट। वंस इन अ वीक हमने एक सीरीज चालू की है जिसका नाम है बियॉन्ड द ब्रेस, जिसमें हम आपके सामने लेकर आते हैं एक एथलीट की स्टोरी, किस तरीके से इंजरी हुई, इंजरी के बाद किस तरीके से उन्होंने वापसी की, और अगर सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बाद किस तरीके से अपने गेम में, अपने क्रिकेट में, फुटबॉल में या जो भी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स है उसमें किस तरीके से वापसी की, क्या उतार चढ़ाव है, उस बारे में हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। आज मेरे साथ है लक्ष्य वर्मा जो कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। वेलकम लक्ष्य वर्मा हमारे पॉडकास्ट बियॉन्ड द ब्रेस में। प्लीज हमारे दर्शक को अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम फॉर द अपॉर्चुनिटी। आपने पॉडकास्ट शूट करने के लिए बोला तो आई थॉट इट वाज अ गुड आइडिया, और भी लोग जानेंगे कि सर्जरी में कैसी चीज़ें प्रोसेस रहती है। सो आई एम लक्ष्य वर्मा, बीन प्लेइंग प्रोफेशनल क्रिकेट फॉर पास्ट 5-6 years. I am playing from Delhi. I am 20 years old. तो लक्ष्य, आप प्लीज क्रिकेट के बारे में थोड़ा बताइए। ये हिंदुस्तान है, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, हमारा नेशनल गेम ही हॉकी है, लेकिन हिंदुस्तान है, यहाँ पे क्रिकेट का जो प्यार है ना वो एक अलग ही लेवल का है। तो आपने क्रिकेट क्यों चूज किया और आपको क्रिकेट से कितना लगाव है? प्लीज क्रिकेट के बारे में थोड़ा बताइए। मतलब मैं तो ठीक ठीक देखती हूँ, बट आई नो कि हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन है वो क्रिकेट की तरफ बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो आप थोड़ा सा बताइए क्रिकेट में क्या रहता है, आपका कैसे क्रिकेट की तरफ एक आपका प्यार है या कैसे आपको ये पसंद है, थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में बताइए। सभी को पता है इंडिया में क्रिकेट कितना पॉपुलर स्पोर्ट्स है। मेरे पापा भी काफ़ी क्रिकेट खेलते थे बचपन में, तो मैं उन्हीं से इंस्पायर हुआ था। उन्होंने अपनी स्टोरीज बताई थी कैसे वो खेलते थे, तो मेरे को भी उधर से ही क्रिकेट से प्यार होना शुरू हुआ फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज। लाइक जब मैं 5-6 साल का था तभी मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रीट क्रिकेट। वहाँ से ही पापा ने अकेडमी में डाला, चीज़ें आगे चलती रही। फिर कोचेस ने बोला कि हाँ स्किल है, लड़का अच्छा कर सकता है आगे जाके। तो क्रिकेट खेलता गया, अच्छा लेवल पे भी जाने लगा। पापा को भी लगा कि हाँ ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, लड़के में दम है, तो उन्होंने और सपोर्ट किया। फैमिली से भी पूरी सपोर्ट मिली हमेशा, फाइनेंशियली, मेंटली, एवरीथिंग, यू नेम इट, एवरीथिंग। सो वहाँ से अच्छे लेवल पे खेलना गया। अंडर 19 खेला, क्लब रिप्रेजेंट किया मैंने दिल्ली के लिए। ओके लक्ष्य, तो क्रिकेट में आपका मेन रोल क्या है? बैट्समैन है या बॉलिंग करते हैं क्या? मेरा क्रिकेट में सबसे मुश्किल रोल है बेसिकली अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैं बैट्समैन हूँ जो फास्ट बॉलिंग भी करता है। तो टेक्निकली ये फिजिकली सबसे ज़्यादा बहुत ही मेहनत का काम है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग करना अच्छे पेस पे, फिर 10 ओवर डाल के बैटिंग करनी है पूरे ओवर, तो वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा कंपैरेटिवली मानी जाती है कि ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो वो अपना प्रैक्टिस मेंटेन करने के लिए, वो स्पोर्ट्स मेंटेन करने के लिए आप क्या करते थे डेली एक्टिविटीज़ में? लाइक एक्सरसाइज, फूड, हेल्थ का कैसे ध्यान रख रहे थे? मैं बहुत पुअर था, है ना? मैं बहुत ही पुअर था, इसलिए इंजरी हुई है। बेसिकली मेरा यही मानना है कि हुई थी। मतलब प्रैक्टिस अच्छी थी? प्रैक्टिस मेरी ट्रेनिंग में मैं 100% एफर्ट डालता था, क्योंकि बचपन से ही सीखा है कि मेहनत डबल करो अगर अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो मेहनत डबल करने के चक्कर में किसी ने ये नहीं समझाया कि रेस्ट, रिकवरी और डाइट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, और अपनी बॉडी की सुनना कि कब आपको रुकना है, कब आपको फटीग हो रहा है, कब आपको बॉडी का ध्यान रखना है, कब आइस बात करनी है, सारी चीज़ें। लाइक आप प्रैक्टिस करते गए, परफॉर्मेंस करते गए, लेकिन परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना है। लाइक आपका हेल्थ पे ध्यान देना है, आपको न्यूट्रिशन, डाइट पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज करना है, क्योंकि आप फास्ट बॉलिंग करते हो, आप बैटिंग करते हो, इतना ज़्यादा बॉडी में इतना एक फटीग लेवल आता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको और हर किसी को बॉडी की हेल्थ पे ध्यान देना है, न्यूट्रिशन इनटेक पे ध्यान देना है, रेस्ट पे ध्यान देना है, रिकवरी पे ध्यान देना है, और साथ ही साथ
एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट, जनरली लोगों को लगता है कि परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना है तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा, बट ये काफ़ी गलत है। जनरली हम लोग कई बार कैंप्स करते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स कैंप में जाते हैं, तो हमने देखा है कि 20 में से 15 बच्चे विद इंजरीज रहते हैं, क्योंकि कोचेस और उनको भी ऐसा लगता है, और एक माइंडसेट स्टार्टिंग से शायद आप लोगों का बनाया जाता है कि मोर प्रैक्टिस लाइक मोर गुड परफॉर्मेंस, बट ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ साथ बाकी फैक्टर्स पे भी ध्यान देना है, लाइक रेस्ट, डाइट, हेल्थ पे ध्यान देना है, रिकवरी पे ध्यान देना है, और साथ ही साथ एटलीस्ट वंस एंड ट्वाइस अ वीक आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो करते ही रहना है। सो ऐसा आप भी अपनी इंजरी और अपनी प्रैक्टिस के साथ आपने भी फील किया है और आप ऐसा मैसेज देना चाह रहे हो? एब्सोल्युटली, बिकॉज सिर्फ मेहनत करने से ही सारी चीज़ें नहीं होगी है। कोई भी स्पोर्ट हो, नॉट जस्ट क्रिकेट, ग्राउंड तक है, बट ग्राउंड के बाद आप क्या करते हो वो आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि क्या आप खा रहे हो, जंक फूड स्लो करता है बॉडी को बहुत ज़्यादा, शुगर स्लो करता है बॉडी को, तो यू हैव टू बी पर्टिकुलर कि आप बॉडी के अंदर क्या चीज़ें डाल रहे हो। वो चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस से मैटर करती है। कितना आप सो रहे हो, सेकंड थिंग, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। 8 से 10 घंटा बोला जाता है स्पोर्ट्स वालों को सोने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से रिकवरी होती है, बॉडी पूरा रीसेट होती है उधर से। तीसरा, क्या आप सोच रहे हो। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट टॉक अबाउट इट, बट इट मैटर्स। जैसा आप अपने आप को सेल्फ टॉक दोगे, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस वैसे ही रिएक्ट करेगा बॉडी के साथ। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने बहुत नोटिस करी हैं कि रोल प्ले करती है। ग्राउंड के बाद भी मेहनत कर रहे हो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट उसके अलावा भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं कि आपको अगर अपने गेम को ऊपर लेवल पे लेकर जाना है तो। ओके लक्ष्य, सो विल एक्सप्लेन अबाउट द टॉपिक कि किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इंजरी, आपको कैसे इंजरी हुई और कैसा क्या क्या दिक्कतें आई इंजरी? एज आई सेड, मैं तो बहुत ही पुअर था इन चीज़ों में, बिकॉज कभी राइट गाइडेंस नहीं मिली, कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं था कि रिकवरी की इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रेचिंग मोबिलिटीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर तुम्हारा मसल में कोई निगल है तो उसको तुम्हें ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि दर्द हो रहा है तो खेले जाओ खेले जाओ खेले जाओ हो जाएगा ठीक, नहीं है ऐसा। दर्द में खेलोगे तो इंजरी ही होनी है, क्योंकि फिर वो जो मसल का लोड है वो जॉइंट पे आएगा ही आएगा, थोड़े टाइम बाद टीयर हो ही जाएगा। तो मेरे केस में यही था कि मेरी स्ट्रेंथ कम थी काफ़ी पार्ट्स में, लेड टू नी इंजरी। मेरा मेनिस्कस टीयर हो गया था, तो मैंने 4-6 महीने रिहैब किया था। पहले भी तो नहीं फ़र्क पड़ रहा था, थोड़ा टाइम पड़ा था, उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स दोबारा चालू करा तो काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी। तो मैंने प्रॉब्लम में भी 1-2 महीना खेला तो वो ग्रेड 1 से 2 हो गया था। तो वो चीज़ फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब हो गया है, बस अब नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही है, प्रैक्टिस भी ठीक से नहीं हो रही है, दिमाग। तो वो इंजरी के बाद आपके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ा? बहुत ज़्यादा। लाइक मेरे को सर्जरी से पहले इंजरी से ऑन एंड ऑफ होते होते 1 साल हो गया था ऑलरेडी। तो 1 साल से मेरी परफॉर्मेंस तो कुछ नहीं थी, एज भी निकल गई थी, 19 भी हो गया था, तो सब चीज़ें खराब हो रही थी। मतलब क्रिकेटर की अगर तरह मैं देखूँ तो सब डाउनफॉल की तरफ ही जा रहा था। तो कब आपने डिसाइड किया दैट यू नीड टू कंसल्ट विद एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड यू मे नीड सर्जरी? तो कैसे आपने डिसाइड किया? एज यू नो, मेरे पापा भी डॉक्टर है। मैंने पापा को बताया कि ये हो रहा है, तो उन्होंने MRI कराई आउट ऑफ कंसर्न कि कोई सीरियस चीज़ नहीं है, क्योंकि नी का मामला वैसे भी बहुत सीरियस होता है जनरली इंडिया के अंदर। तो MRI कराई थी तो उसमें ग्रेड 2 टीयर आया था। तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि क्या है क्या नहीं है, तो आई फाउंड दिस पेज, डॉक्टर मनु बोरा। तो मैंने सोचा कि एक बार पापा विजिट कर लेते हैं, दिक्कत तो है ही पैर के अंदर। तो उन्होंने बताया कि सर्जरी वगैरह की ज़रूरत है, वरना ये चीज़ें बढ़ जाएगी, आगे परफॉर्मेंस नहीं होगी, क्योंकि नी के अंदर एज यू नो ब्लड नहीं होता है, तो वो हील ऑटोमेटिकली तो करेगा नहीं, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा, सर्जरी के लिए जरूरत पड़ेगी। लाइक मेनिस्कस रिपेयर ही सजेस्टेड टू यू? या ओके, तो कंसल्टेशन के बाद कितना टाइम लगा आपको खुद को समझाने में कि दैट यू नीड एन सर्जरी फॉर योर मेनिस्कस? एक दिन मैं डे 1 से श्योर था कि मेरे को ठीक होना है, और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सर्जरी कराओ, फटाफट ग्राउंड पे जाना है, मेरे को परफॉर्मेंस देनी है, मेरे को खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है बस। और जो 1 साल का डिले था वो आप और कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे थे? वो चीज़ मेरे को बहुत बॉदर कर रही थी कि मेरे पास स्किल है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, बट मैं नहीं लगा पा रहा जोर, मैं नहीं दे पा रहा ग्राउंड में एफर्ट। क्यों? परफॉर्मेंस होना ना होना वो डिफरेंट थिंग है, बट अपना 100% ग्राउंड पे ना देना, वो चीज़ मेरे को बहुत बॉदर कर रही थी। तो मैंने एक दिन में बोला कि पापा कराओ यार, इसको खत्म कराओ, सर्जरी कराते हैं, अब देखते हैं जो होगा फिर। क्योंकि मेरे को तो वही ऑप्शन दिख रहा था, मैंने 1-2 डॉक्टर से और बात करी थी, तो मेरे को बेटर लगा कि अंदर से वो चीज़ ब्लड क्लॉट डाल रहे हैं, स्टिच लगा रहे हैं, तो कोई चांस ही नहीं है कि हील ना हो। तो इट वर्कड फॉर मी।
ओके लक्ष्य, देन आफ्टर सर्जरी क्या रहा एक्सपीरियंस? पेन था, नहीं था, चलने में, फिरने में, बेसिक एक्टिविटीज करने में, रेस्ट डेज कितने रहे, पेन स्केल कैसा रहा, धीरे धीरे नी बेंडिंग करने में कैसा रहा, दर्द होता था, नहीं होता था? आफ्टर सर्जरी जस्ट नेक्स्ट डे से कैसा था आपका एक्सपीरियंस? नेक्स्ट डे तो पेनफुल था, कट लगता है बॉडी के अंदर, चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो पेनफुल था थोड़ा सा, 1-2 दिन तक पेनफुल था, रात को थोड़ी सी दिक्कत होती थी। उसके बाद धीरे धीरे टुक ऑफ, मतलब फिर जैसे जैसे थोड़ा रिहैब शुरू हुआ तो पेन रिहैब कम हो कितने गया। दिन के बाद चालू कर दिया आपने? 3-4 दिन के बाद मैम के साथ मैंने रिहैब शुरू कर दिया था, एज सुन एज द पेन डोज ऑफ। तो रिहैब शुरू में काफ़ी अच्छा हुआ था मेरी नी बेंडिंग बहुत जल्दी आ गई थी, क्योंकि मैंने इतनी ऑलरेडी एक्सरसाइज करी हुई थी पहले भी, मेरी बॉडी भी थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और एजाइल है। तो रिहैब में कुछ स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं देखता हूँ लोगों को बेंडिंग में प्रॉब्लम होती है, उनका टच नहीं होता पूरा पीछे तक नी, तो स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं हुई थी इतनी। मैम ने भी काफ़ी अच्छा काम किया था मेरे साथ, मेरा पूरा ध्यान रखा था चीज़ों का कि पेन ना हो और मसल की रिकवरी भी सही रहे स्टार्टिंग के लिए। तो इनिशियल का 1.5 से 2 महीना अपना रिहैब अच्छा? 2 महीने तक मेरा रिहैब बहुत अच्छा हुआ था, मेरे को लग रहा था कि मैं 4-5 महीने में खेल जाऊंगा। आफ्टर 2 months व्हाट हैपेंड? कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे नी के अंदर, मेरा पटेला थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, करने लग गया था, पेन तो थोड़ा बढ़ पेन गया था। तो 2 महीने उस पे भी मेरे चले गए थे, खराब हो गए थे। अगेन हम काफी स्लो आ गए, काफी पीछे आ गए, जो हमने रिहैब भी शुरू से शुरू हो गया था एक तरीके से। हाँ, अगेन offload हम हो गया थोड़ा था। 50% पीछे हमें जाना पड़ा, क्योंकि पटेला माल ट्रैक हो रहा था और आगे मसल रिकवरी और नहीं पुश हो पा रही थी। सो हमने थोड़ा और स्लो किया, बिना लोड डाले हमने स्ट्रेंथनिंग वापस से चालू की, फॉलो अप थोड़ा बढ़ाया, आपका वीकली फॉलो अप बढ़ाया, देन धीरे धीरे पेन स्केल आपका ठीक होता गया, पेन कम होता गया, और हम धीरे धीरे रिटर्न टू जिम हमने कब चालू कर दिया था? रिटर्न टू जिम एक्सरसाइजेस सर्जरी के कितने महीने बाद? ऐसे 4 से 5 महीने के बाद जिम शुरू हो गया था बेसिकली। जिम बीच में भी पहले चालू हो गया था, बट पेन की वजह से हमने फिर वापस से स्टॉप किया। हम वो 1-2-3 एक्सरसाइज ही होती थी उस टाइम पे, जैसे वेटेड स्क्वाट्स वगैरह या लेग एक्सटेंशन की मशीन जैसे घर पे नहीं होती है, वो करनी ही होती है एक्सरसाइज अगर क्वाड्स डेवलप करने हैं तो कुछ एक्सरसाइजेस के लिए ही शुरू हुआ था जिम, फिर बंद करना पड़ गया था। ठीक है, तो ये आपकी रिहैब जर्नी रही। लक्ष्य इनिशियली अच्छा हुआ 2 महीने तक, बीच में 1-2 महीने थोड़ी दिक्कतें आई, फिर वापस से हम सही ट्रैक पे आए, हमने प्रैक्टिस चालू करी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी, रिटर्न टू जिम आए, देन धीरे धीरे जॉगिंग, रनिंग। वो फेस कैसा था आपका? आप कैसे मोटिवेटेड थे, खुश थे वो पेन को ठीक होने के बाद? वो जर्नी कैसे रही जब ट्रैक पे आ गए थे हम लोग? टू बी ऑनेस्ट, पेन एकदम से ही तो कम नहीं हुआ था, काफी टाइम लगा। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम जब आया दिसंबर में, पेन जा ही नहीं रहा था, तो मैंने 1 वीक का ऑफ लिया। उससे पहले मैंने रेगुलर हर दिन एक्सरसाइज करी है, हर दिन, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने डिसिप्लिन से रोज एक टाइम पे सेम एक्सरसाइजेस करना, मेरे को ऐसा लगता है बड़ी चीज़ है। मैं वो नहीं करूँगा शुगर कोट के मैंने बहुत बड़ा काम किया है या वो, बट मैं पर्सनली उसमें क्रेडिट लूँगा कि मैंने सेम काम रोज़ किया 5 महीने तक, बट कोई रिजल्ट्स नहीं थे उस टाइम तक, मतलब पेन जा ही नहीं रहा था क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। तो मैंने 1 वीक का रेस्ट लिया, उसके बाद मैंने सिर्फ पेन को इग्नोर कर दिया, मैंने कहा देखा जाएगा जो भी होगा। फिर जब मैं दोबारा 1 वीक के बाद आया, मैंने इग्नोर करा, मैं थोड़ा मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग बना के होने दो, पेन देख लेंगे। फिर मैंने एक्सरसाइज करता गया तो 2-3 वीक में वो चला गया, और फिर पता भी नहीं चला, जनवरी से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। नाउ यू आर पेन फ्री? बेसिकली प्रैक्टिस, बैटिंग। प्रैक्टिस जनवरी से चालू हो गई। और आई वुड से ऐसा नहीं है कि पेन ठीक नहीं हो रहा था या पेन था या नहीं था, बट कहीं ना कहीं था कि पेन अगर 0 to 10 के स्केल में 1 है तो कॉन्टिन्यूअस 24/7 सोचने की वजह से वो आपको बॉदर कर रहा था, और वो आपको लग रहा था काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से हम पुश नहीं कर पा रहे थे। एग्जैक्टली 2 महीने अच्छा चला, 2 महीने के बाद इन सम फंक्शनल एक्टिविटीज करते हुए आपको कुछ पेन स्टार्ट हुआ, फिर हमने थोड़ा 2-4 हफ्ते स्लो किया रिहैब, बट वो फिर आपके माइंड में बैठ गया था कि मैं तो ठीक हो रहा था, अभी ये क्या हो गया। फिर वो पेन स्केल इतना नहीं था, बट वो 24/7 एक माइंड सेट बन गया था। फिर जब आप थोड़ा सा स्ट्रांग बन के आए, मोटिवेट होकर आए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने 1 हफ्ते का टाइम लिया और 1 हफ्ते बाद आपने सोचा नहीं अब मैं पेन के बारे में नहीं सोचूंगा और पेन गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं, इट्स जस्ट दैट कि आप बहुत सोच रहे थे। ऐसा नहीं कि पेन नहीं था, बट शायद होता है कि प्रॉब्लम एक होती है और हम 24/7 माइंड वहीं पे लगा होता है, तो हम वो प्रॉब्लम को थोड़ा ज्यादा फील करने लगते हैं, या हमें ज्यादा लगता है कि वो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है।
तो जैसे ही आपने थोड़ा माइंडसेट भी बनाया, हमने रिहैब में भी बहुत चेंजेस करे, अलग अलग चेंजेस हर वीक अलग तरीके से काम किया, देन आपका जनवरी में प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया। अभी कैसे चल रही है प्रैक्टिस लक्ष्य? उससे पहले मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। एज यू नो मैम, जैसे स्पोर्ट्स वाले होते हैं तो ज्यादातर सबको ग्राउंड में ही रहने की आदत होती है या घर में बैठने का कम होता है सबका, कि या तो ट्रेनिंग कर लो या प्रैक्टिस कर लो, जो भी चीज है। तो मेरे को 5-6 महीने हो गए थे घर में बैठे बैठे, तो वो माइंड और फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि नहीं हो रहा ठीक, क्यों नहीं हो रहा ठीक, क्यों नहीं हो रहा ठीक। तो वो फ्रस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं वो चीजें सारे कंपाइल हो गए, एक साथ इकट्ठी हो गई थी। तो वो पेन में भी दिमाग रह रहा था, तो कहीं ना कहीं उसका भी फर्क पड़ रहा था। तो उसके बाद मैंने चीजें क्लियर अप करी। मैंने कहा टाइम तो लग ही रहा है, अब कितना भी लगे, अब सीजन तो निकल जाएगा आधा मेरा, जब तक मैं रिकवरी करूंगा, चलने तो जैसे चल रहा है। तो फिर वो चीज ने मेरा प्रेशर कम किया एक तरीके से। तो जब प्रेशर कम हुआ तो फिर मैंने रिहैब में प्रोसेस के अंदर दोबारा ध्यान लगाना। 4 जगह कहते हैं कि 4 जगह दिमाग होना। एक दिमाग था कि पेन कब ठीक होगा, एक तरफ दिमाग था आपका कि मैं ग्राउंड पे कब जाऊंगा, एक तरफ आप ये भी सोच रहे थे कि मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, एज निकल रही है, क्योंकि एज लिमिट्स भी होती है। तो जैसे ही आपने डिसाइड किया कि नहीं, ये 4 जगह जो दिमाग लगा रहा हूँ वो सब दिमाग एक जगह लगाना है, सिर्फ रिहैब, अभी कुछ नहीं देखना है, सिर्फ एक्सरसाइज करनी है और फोकस्ड होके कि ठीक होना है। उसके बाद आपको लगता है कि आपको बहुत अंतर आया उस चीज में, फर्क पड़ता है, सोच का फर्क पड़ता है, स्ट्रेस लेवल का, सोच का, मेंटली स्टेबल होना, यानी कि कॉन्फिडेंट होना, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इसी वजह से ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी है, क्योंकि इट्स नॉर्मल। आई नो बहुत सारे पेशेंट्स के साथ हम भी डील करते हैं। आई नो स्ट्रेस सभी को होता है, एंजाइटी होती है, ओवर स्ट्रेस होता है, या सोचते बहुत ज्यादा है, कई जगह दिमाग लगाते हैं। बट जो एक एथलीट होता है ना, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल आम आदमी की नी की सर्जरी हुई है, 2 या 3 महीने बाद वो इंसान अपनी जॉब पे चला जाएगा, कैसे ही करके काम करेगा। बट जब एक एथलीट घर पे रहता है, घर पे रह रहा है, उसकी प्रैक्टिस बंद है, उसकी गेम बंद है, तो वो चीजें इकट्ठी होती, वो उस पे मैं एग्री करूंगी, वो चीजें इकट्ठी होती है और वो फिर दिक्कत करती है आगे जाके। इसलिए आई सजेस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिहैब टाइम टेकिंग होता है, इट टेक्स टाइम। सर्जरी के बाद 4 से 6 महीने, एंड डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन, इंजरी कितनी पुरानी है, मसल वेस्टिंग कितनी है, सबकी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी अलग होती है, हीलिंग अलग होता है। हील होने में वो स्ट्रक्चर जो भी बनाएगा, इट कैन बी मेनिस्कस, लिगामेंट, कार्टिलेज, उस स्ट्रक्चर की हीलिंग टाइम, बॉडी का सबका हीलिंग क्राइटेरिया अलग होता है, हीलिंग टाइम। सो पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी समय लगता है। इट्स जस्ट दैट कि आपको सभी फैक्टर्स पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज पे, इंटरनल हेल्थ पे ध्यान देना है, आपकी न्यूट्रिशन डाइट के थ्रू, और साथ ही साथ आपको मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है, यानी कि ओवर स्ट्रेस नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी रिकवरी में। सो प्लीज लक्ष्य कंटिन्यू कीजिए। आपकी जनवरी से प्रैक्टिस चालू हो गई, अभी जनवरी से लेके अभी तक अप्रैल में तक कैसी प्रैक्टिस चल रही है अभी आपकी? जब डे 1 पे प्रैक्टिस करी थी तो एज सच पेन नहीं हुआ था, मैं बड़ा खुश था जब मैंने पहली बार दोबारा क्रिकेट खेली थी। आपने आके मुझे बताया भी था, मैं बहुत अच्छा खेला। वो अलग लेवल की खुशी थी, मतलब इट्स लाइक आई कैन एक्सप्रेस, मतलब टू बी ऑनेस्ट वो बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी जब दोबारा बैट पकड़ते हैं। बट मेरे केस में ऐसा कुछ दिक्कत हुई नहीं कि मैं बहुत टाइम लग रहा है गेम पे वापस जाने में, या बैट पकड़ना नहीं आ रहा है, या जो भी है। मेरे को तो पहले बॉल से ही लग रहा था कि मैं तो कल ही खेल के गया हूँ, तो वाली फीलिंग थी। तो मैंने अपनी डिसिप्लिन को होल्ड किया और अच्छे से रिहैब किया, क्योंकि रिजल्ट्स दिखने जब एक बार शुरू हो जाते हैं ना, तो मतलब एक बार ही क्या होता है कि हम अंधेरी टनल के अंदर खड़े हैं कि दोनों एंड नहीं दिख रहे, ना आगे का ना पीछे का। तो जब सामने से लाइट दिखने लगती है ना, तो बंदे की स्पीड बढ़ जाती है। तो मेरे को रिजल्ट्स दिखने लगे कि हाँ बैटिंग हो रही है। रनिंग वगैरह भी मैं उतनी ज्यादा नहीं कर रहा था उस टाइम पे, ना फील्डिंग वगैरह कुछ भी। तो मैंने बहुत ही कॉन्शियसली कम एफर्ट डाल के बेबी स्टेप्स लेके शुरू किया था। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, मैंने रिहैब और शुरू किया, मेरी थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग में मैंने इंक्रीज किया मैम के साथ, इन्होंने काफी अच्छा काम किया। उसके बाद प्रैक्टिस मैंने फुल फ्लेजेड मोड में शुरू कर दी थी। मार्च एंड में मैंने मैचेस खेलने शुरू कर दिए थे। तब तक मैच शुरू में मेरे को थोड़ी सी हुई थी दिक्कत ऑनेस्टली, बट 1-2 मैच जैसे जैसे क्लोज गए, क्योंकि बॉडी को इतनी हैवी उसकी आदत नहीं होती है। 40 ओवर का मैच भरी गर्मी में बहुत बड़ी चीज़ होती है बॉडी के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए बड़ी होती है। तो इंजरी के बाद तो फिर भी वो चीज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो 1-2 मैच हुई थी दिक्कत, फिर जब जैसी बॉडी को वापस लगा कि नहीं हो जाएगा, केपेबल है बॉडी, कर लेगी, तो थोड़ी अच्छी रिकवरी करी। उसके बाद शुरू हो गया फिर अच्छी मोबिलिटी, अच्छी रूटीन प्री मैच, उसने काफ़ी मेरे को हेल्प करी। क्योंकि हाँ, जो मसल होती है उसको वार्म अप करना, उसको अच्छे से स्ट्रेच करना, पूरे जॉइंट्स को अच्छे से खोलना, वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है मैच से पहले। ये थी हमारे साथ स्टोरी आफ्टर मेनिस्कस रिपेयर विद लक्ष्य। सो लक्ष्य,
एथलीट्स को कुछ बताना चाहेंगे आप, स्पोर्ट्स प्लेयर्स को, जो भी आपका ये एक्सपीरियंस था प्री सर्जरी, विद इंजरी, आफ्टर इंजरी, विद रिहैब? बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस में तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि सभी एथलीट को एक एक निगल को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने बॉडी का ध्यान रख के बहुत ही ज़्यादा सेल्फ अवेयर रहें, क्योंकि छोटी सी चीज़ कब बड़ी बन जाएगी यू नेवर नो। क्योंकि एक बारी ख़राब डाइट, एक बारी ख़राब तुम्हारा रूटीन बहुत टाइम पीछे ले जाता है। जैसे कि मेरे इसमें हुआ है केस में कि मैं काफ़ी टाइम पीछे चला गया अपने गेम में, जस्ट बिकॉज मैं सेल्फ अवेयर नहीं था, जस्ट बिकॉज मैं डाइट अच्छी नहीं लेता था, जस्ट बिकॉज मेरे क्रिकेट के अलावा जो मैं चीज़ें करता था वो अच्छी नहीं थी। सो लक्ष्य, आप अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ और बताइए कि रिहेबिलिटेशन कितना मैटर करता है इन इंजरी और सर्जरी के बाद, और एक करेक्ट चॉइस ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट कितना, ये दोनों चीज़ें कितना मैटर करती हैं? मैंने जितना देखा है, मेरे पापा की भी सर्जरी हुई थी, तो जितना उनको देखा है, जितना अपने केस में देखा है, मेरे को ऐसा लगता है सर्जरी इज 10%, 90% इज रिहैब। क्योंकि अगर सर्जरी सही भी हुई, अगर रिहैब अच्छा नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है, वो वैसे जीरो हो जाएगा और फिर वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा। तो मेरे को ऐसा लगता है सही फिजियो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं बहुत ही ऐसा शुगर कोट नहीं करूँगा कि इनकी पॉडकास्ट में आया हूँ तो इनकी ऐड कर दूँ या वो कर दूँ। मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैम ने मेरे साथ सच में अच्छा काम किया है। एक टाइम पे जब हम दोनों को क्लू नहीं था कि क्या करना है, तब भी मैम ने ना बेस्ट दिया मेरे साथ और चीज़ें सही में अच्छी हुई हैं। मैं ग्राउंड पर गया हूँ वापस, थोड़ा टाइम लगाया पर गया हूँ। थैंक यू सो मच लक्ष्य फॉर योर गुड वर्ड्स। सो ये थी स्टोरी आज हमारे साथ लक्ष्य वर्मा, जो एक प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर है, बचपन से चाइल्डहुड से ये क्रिकेट खेल रहे हैं। इनकी ये स्टोरी आपके सामने लाने का सिर्फ एक ही कारण था कि इंजरी कैसे हुई, किस तरीके से इंजरी के बाद क्या उतार चढ़ाव आए, क्या एक टाइम गैप रहा, और एट द एंड जो सॉल्यूशन था दैट वाज सर्जरी। और सर्जरी सिर्फ इनफ नहीं होता है, सर्जरी इज जस्ट डे 1 का प्रोसीजर है, बट एक जो लंबा प्रोसीजर है, जैसे सालों साल आप प्रैक्टिस करते हो फिर जाके आप एक मुकाम पर आते हो किसी भी स्पोर्ट्स में, उसी तरीके से महीनों प्रैक्टिस, महीनों रिहैब और एक्सरसाइजेस करके आप ग्राउंड में वापसी करते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग इग्नोर करते हैं रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस, और सही तरीके की एक्सरसाइजेस, सही गाइडेंस। लाइक बहुत सारे सर्जन होते हैं, बट आप कुछ सोच समझ के एक सर्जन के पास जाते हो, एक सर्जन को चूज करते हो। ऐसे ही रिहैब कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, उसमें भी अपनी पूरी स्टडीज करिए, अपना पूरा रिसर्च करिए और देन अकॉर्डिंगली अपनी रिहैब प्लान कीजिए। थैंक यू सो मच लक्ष्य आज की पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए, और हम तो आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी आपको तो बहुत आगे लेके जाना है, बहुत आगे हमें प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है। धन्यवाद आज की पॉडकास्ट में बने रहने के लिए, जो कि है बियॉन्ड द ब्रेस।